हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने सुना था विंग ने अपनी मॉम को हक किया था, पर जब वो लेडी विंग से कहती है वो उसकी मॉम नहीं है तो वो काफी मायूस हो जाता है और उसे रैस होता है वो उसकी मॉम नहीं है। और वो आखिर हो भी कैसे सकती है, उसकी मॉम की तो डेथ हो चुकी है, वो भी उसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस लेडी को ऐसा लगता है विंग बस अपनी मॉम को मिस कर रहा है, तो कहती है लगता है तुम अपनी मॉम को मिस कर रहे हो। ये सुनकर विभूषण कहता है हाँ, पर मैं कभी भी उनसे अब नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है और वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से सब कुछ खत्म हो गया, सब मेरी गलती है। और वो थोड़ा पैनिक कर जाता है, वो पूरा गिल्ट से भरा हुआ था। ये देखकर वो लेडी उसके हाथ को थाम लेती है और कहती है आई थिंक जो कुछ भी हुआ तुम उसका जिम्मेदार खुद को मान रहे हो। सिचुएशन जरूर ऐसी रही होगी, पर तुम्हें खुद को दोष देना नहीं चाहिए। तुम्हारी मॉम भी ये नहीं चाहती होंगी, तुम उनकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानो। तुम्हें इनसे बाहर निकलना होगा, तुम अभी भी अपने पास पर अटके हुए हो। तभी वहाँ ईपो भी आ जाता है और उस लेडी से कहता है मैं इसकी तरह से माफ़ी मांगता हूँ आपको परेशान करने के लिए। तो वो लेडी कहती है तुम इसके कौन हो। ये सुनने के बाद ईपो कहता है थोड़ा हिचकते हुए मैं इसका पार्टनर हूँ। ये सुनने के बाद वो लेडी कहती है ओह, तुम्हें अपने पार्टनर पर तो ज़्यादा ध्यान देना होगा। वो अपनी मॉम की डेथ की वजह से उसे एक गहरा सदमा लगा है, वो उससे बाहर नहीं आ पा रहा है। वो बाहर से तो ठीक लगता है पर वो अंदर से अभी भी डिप्रेस है। वैसे मैं एक साइकोलॉजी डॉक्टर हूँ, अगर तुम्हें मेरी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और वैसा कहकर अपने बैग से अपना एक कार्ड बाहर निकालती है और ईबो को थमा देती है और फिर विभूषण के पैरों पर अपने हाथ फेरकर एक सबकी स्माइल के साथ वहाँ से चली जाती है। विभूषण तो बस उस लेडी को वहाँ से जाते हुए देख रहा था, भले ही उसकी मॉम ना हो, लेकिन उससे मिलकर उसे बहुत अच्छा लगा। उसे उसमें अपनी मॉम की परछाई दिख रही थी। इतने सालों बाद अपनी मॉम का चेहरा देखकर उसे बहुत खुशी मिल रही थी, वरना तो उसके पास उनकी एक निशानी भी मौजूद नहीं है। और वो मन में कहता है मैं फिर से उनसे मिलना चाहता हूँ। तभी ईबो कहता है विभूषण तुम ठीक तो हो ना, हम घर चलें। विभूषण हमेशा ही ला देता है। उसके बाद तो वो दोनों घर आ चुके थे और ये सीन यहीं कट होता है। अगले दिन विभूषण ईबो से कहता है उसे मॉम के पास आना है। तब ईबो कहता है क्या। उस पर विभूषण कहता है मुझे उसी लेडी से मिलना है, तुम्हारे पास तो उसका एड्रेस है ना। ये सुनने के बाद ईबो कहता है वो तुम्हारी मॉम नहीं है तो आखिर तुम्हें उससे क्यों मिलने जाना है। विभूषण बड़ा ही क्यूट फेस बनाकर कहता है बस मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, उसकी ऐसी बातें उसकी ऐसी हरकतें देखकर तो ईपो की आंखें चौड़ी हो गई थी। और वो फिर स्माइल करके कहता है पर मैं तुम्हें नहीं ले जाने वाला। तो विभूषण अपनी दांत पीसने लगता है और थोड़ा गुस्से में कहता है तुम्हें बस उनसे मुझे मिलवाना है, तुम इसमें इतना भाव क्यों खा रहे हो। ये सुनने के बाद ईपो कहता है और तुम ये जान क्यों खा रहे हो, जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। ये सुनने के बाद विभूषण कहता है तुम क्या काम कर रहे हो, हाँ इस काले डिब्बे के साथ बैठे हुए हो और तुम कह रहे हो तुम काम कर रहे हो। ये सुनने के बाद ईपो उसे गुस्से से देखता है, फिर उसे इग्नोर करके लैपटॉप में काम करने लगता है। विभूषण गुस्से में उसे किक कर देता है। तब ईपो चिल्लाता है चलो जब यहाँ से, मुझे परेशान करना बंद करो। और अगर तुम्हें ऐसे लगता है तुम इस तरह से अपनी जीत पूरी करवाओगे तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और अगर तुम मुझे धमकियाँ दोगे तो तुम्हारी कोई भी धमकी मुझ पर असर नहीं करेगी, यहाँ से निकल जाओ। ईपो बहुत ही गुस्से में कहता है, वो विभूषण से तंग आ चुका था। हाँ, तब विभूषण गुस्से में टेबल पर किक करता हुआ वहाँ से चला जाता है। ईपो एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है, वो बस साय कर रहा होता है। तभी उसे धड़ाम से आवाज़ आती है। विभूषण डोर को बहुत जोर से बंद करके घर से बाहर जा चुका था। ईपो कहता है डैम इट, इट्स सो एनोइंग। उसे विभूषण पर गुस्सा आ रहा था, फिर वो उसके पीछे जाने लगता है। वहीं विभूषण घर से बाहर आ चुका था और वो बस गुस्से में चलता जा रहा था और उसे पता नहीं था रास्ते का, उसे अब क्या करना चाहिए, उसे कहाँ जाना चाहिए। वो बस चलता जा रहा था। तभी एक कार बहुत ही स्पीड से उसके आगे गुजर कर उसके सामने आ खड़ी होती है और ये ईबो की कार थी। और वो विभूषण से गुस्से में कहता है मैंने तुम्हें मना किया था घर से बाहर जाने के लिए, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात ही नहीं मानी है। ये सुनने के बाद तो विभूषण जोर से कार पर पंच मारता है और फिर उसके टायर पर किक भी कर रहा होता है। तब ईबो कहता है इस पर अपने गुस्से की बरसात ना करो,
ये चीज़ हमें तुम्हारी मॉम तक ले जाएगी, अंदर बैठो आकर। वो कार की डोर को ओपन कर देता है। तब विभूषण भी ये सुनने के बाद अब कार में आकर चुपचाप बैठ चुका था। तब ईपो उसकी सीट पर लगाने लगता है और वो उसकी थोड़ा करीब आता है। तब विभूषण चिल्लाता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये सुनने के बाद ईपो कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारी सीट बेल्ट लगा रहा हूँ और कुछ नहीं। और वो सीट बेल्ट लगाने के बाद पीछे हट जाता है और अपना मुंह बिगाड़ रहा होता है। तभी विभूषण कहता है, जल्दी से मुझे उनके पास ले चलो। ये सुनने के बाद ईपो कहता है, हाँ। ईपो ने उस लेडी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले ली थी और उनकी अपॉइंटमेंट 3 बजे की थी। फाइनली विभूषण को उस लेडी से मिलने का मौका मिल गया और उनका नाम डॉक्टर सेंसी है। विभूषण उनसे बात करने लगा और उनसे बात करके उसे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि उनका नेचर उसकी मॉम से काफ़ी मिलता है और वो ये सब चीज़ नोटिस कर रहा था और उसे बहुत अच्छा फीलिंग आ रही थी। और डॉक्टर सेंसी भी काफ़ी फ्रेंडली और काइंड नेचर की थी और विभूषण तो एक पल में ही उनसे पूरा घुल मिल चुका था और वो उन्हें अपने पास्ट के बारे में भी बताने लगा था। ये सब सुनने के बाद तो उस लेडी को एक पल की लगा विभूषण कोई मेंटली पेशेंट है, ना कि वो सिर्फ डिस्टर्ब है। पर सब कुछ सुनने के बाद वो लेडी उसे सलाह देने लगी थी और सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने के लिए कहती है और खुद को माफ़ करने के लिए कहती है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, उसे माफ़ करना सीखना होगा। ये सब समझाने के बाद उस लेडी ने कहा था उसने अपने समय से कुछ ज़्यादा समय ले लिया है, अब उसे वापस ले जाना चाहिए। और उसकी फोरहेड में वो किस कर देती है। उस लेडी को भी पता नहीं था वो क्या कर रही है, लेकिन विभूषण को देखकर उसे उस पर बहुत प्यार आ रहा था और उसके मन में आ रहा था काश उसका अगर बेटा हो तो विभूषण की तरह हो। प्रीति ईपो जो केबिन से बाहर वेट कर रहा था वो तो वहाँ सोफे पर ही सो चुका था। विभूषण जब केबिन से बाहर आता है तो वो ईपो को सोते हुए देखता है और उसे देखकर उसे लैंसन की याद आती है और उसने उसकी चिक्स को पिंच कर दिया था। ईपो जाग जाता है और कहता है, क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? वो बुरी तरह से घबरा चुका था। विभूषण कहता है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, अब चलो और मुझे भूख लग रही है। और वो ये चॉकलेट खाते हुए कह रहा था। ईपो उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हारे ये हाथ में क्या है? तो इस पर विभूषण कहता है, ये चॉकलेट है और ये मेरा है, खबरदार इस पर नजर डाली तो। वो अपने चॉकलेट को पूरे मुंह में भर लेता है। ईपो उसकी ऐसी बचकान हरकत देखकर उसे हंसी आने लग गई थी। विभूषण से हंसते हुए देखकर कहता है, हंस क्यों रहे हो? ईपो तब कहता है, कुछ भी नहीं, क्या तुम मॉल चलोगे? ये सुनने के बाद विभूषण की आंखें चमक जाती है। उसकी चमकती हुई आंखों को देखकर ईपो स्माइल करता है और उसे लेकर मॉल आ चुका था और वो काफ़ी एक्सपेंसिव मॉल था और विभूषण उसकी हर एक खूबसूरती देख रहा था, चीज़ों को देख रहा था। वो डॉल्स को देखता है, उन्हें छू कर देखता है और वो हर चीज़ों को छू कर देख रहा था, यहाँ तक कि उनकी कांच की बनी वॉल को। तभी उसकी नज़र टेडी के कॉस्ट्यूम पहने एक पर्सन पर जाती है जो सबको हेलो हाय कर रहा था। विभूषण उसके पास भी आ जाता है, वो पर्सन उसे हेलो करता है, विभूषण भी उसे हेलो करता है और उसने तो उसे हक कर लिया था और वो उसे काफ़ी सॉफ्ट लग रहा था। तभी ईपो उसे अलग कर देता है और कहता है, छोड़ो उसे, तुम किसे हक कर रहे हो? और उसे खींचता हुआ वहाँ से ले जाने लगता है और चिल्लाता है, मैंने कहा था मेरे साथ रहो, तुम यहाँ भाग कर क्यों आए? उस पर गुस्सा कर रहा था। विभूषण अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, मैं तुम्हारी कोई वाइफ नहीं हूँ जो मैं तुम्हारी सुनूंगा। ये सुनने के बाद ईपो कहता है, हाँ तुम हो भी नहीं सकते क्योंकि वो दुनिया की सबसे प्योर सोल है जो कि तुम नहीं हो। ये सुनने के बाद विभूषण ने उसके पैर पर पैर मार दिया था और ईपो दर्द से चिल्लाता है। विभूषण अपना मुँह फेरता है और फिर उसकी नज़र एलिवेटर पर जाती है और फिर वो दूसरी साइड देखता है तो उसे फूड सेक्शन दिख जाता है और वो ईपो से कहने लगता है उसे वो खाना है। उसे तो उसका नाम नहीं पता था तो इस तरह कर रहा होता है। ईपो तब कहता है, पहले मुझसे माफ़ी मांगो। ये सुनने के बाद विभूषण कहता है, तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा मैं अगर तुमने मुझे नहीं खिलाया तो। ईपो कहता है, एहसान फरामोश, मैं तुम्हारी इतनी केयर करता हूँ और तुम्हारी हर चीज़ पूरी करता हूँ, इतनी तो मेरी खुद की वाइफ की नहीं की। तुमने अगर मुझसे माफ़ी नहीं मांगी ना तो मैं तुम्हें नहीं खिलाने वाला। ये सुनने के बाद विभूषण कहता है, विभूषण अपना मुंह बिगाड़ रहा था और वो कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से धक्का दे दूंगा। विभूषण ने इतने सालों में किसी से भी माफ़ी नहीं मांगी है और ना ही वो किसी के सामने झुकता है, तो भला ईपो से माफ़ी कैसे मांग ली? तो वो ईपो की कॉलर पकड़ता है और उसे खींचते हुए
उस फर्स्ट सेक्शन की तरफ ले जाने लगता है। ईपो चिल्लाता है, पता नहीं तुम्हें अचानक से इतनी ताकत कैसे आ जाती है। वो खुद को छुड़ा लेता है और अपनी कॉलर ठीक करने लगता है और गुस्से से विभूषण को देख रहा होता है। तो विभूषण कहता है, तुम यहाँ पीटना नहीं चाहते हो ना, तो चुपचाप मेरी बातें मानो। वो ऐसा कहकर स्माइल कर रहा था। उसे ऐसे देखकर ईपो साय करता है और कहता है, ठीक है यहाँ बैठो। और फिर वो उसकी फूड का पूरा इंतजाम करता है और वहाँ से जाने से पहले वो विभूषण को एक पेरेंट्स की तरह इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, यहाँ से उठकर कहीं मत जाना, किसी अनजान से बातें मत करना और अपनी विग को मत निकालना। सारे इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो शॉपिंग के लिए थोड़ा चला जाता है। विभूषण तो एक बिग हैमबर्गर खा रहा होता है और उसी समय दो लोगों की नज़र उसी पर टिकी हुई थी। वो आपस में थोड़ा खुशबूस करते हैं। उन्हें विभूषण काफ़ी ज़्यादा पसंद लग रहा था। वहीं विभूषण तो सिर्फ अपने फूड पर फिनिश करने पर ध्यान दे रहा था। वही वो दो पर्सन अब विभूषण के पास वाली सीट पर आकर बैठ जाते हैं और उससे कहते हैं, एक्सक्यूज मी। विभूषण हैरानी से उनकी तरफ देखता है। तब वो पर्सन कहता है, हे तुम विंग हो ना। विभूषण तो नाम में सिर रहा था। तो वो पर्सन कहता है, विंग तुम्हें क्या लगता है तुम बस अपना स्टाइल चेंज करोगे तो क्या हम तुम्हें नहीं पहचानेंगे? जो तुमसे क्लोज है वो तुम्हें बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। और वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा तो किडनैप हुआ था ना। तभी दूसरा पर्सन कहता है, अरे उसका किडनैप नहीं हुआ था, वो भागा था। विभूषण कंफ्यूजन में कहता है, तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो और आखिर तुम दोनों हो कौन? ये सुनकर उनमें से एक पर्सन कहता है, मैं नी हुसैन हूँ और ये जिनसुआन है। क्या तुम हमें भूल चुके हो? हम फ्रेंड्स हैं। और प्लीज तुम ये मत कहना तुम विंग नहीं हो। ये तुम अपना ड्रामा छोड़ो। तुम्हें पता है तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा परेशान है। ये सुनने के बाद विभूषण कहते हैं, क्या? उसके ऐसे रिएक्शन देखकर नी हुसैन कहते हैं, हाँ तुम कुछ महीनों से पूरे मीडिया में छाए हुए थे और तुम्हारे डैड ने तुम्हें ढूंढने के लिए पूरी सिटी को ही सील करवा दिया था। तुम आखिर इतने महीने कहाँ थे? विभूषण तो बस उन दोनों का चेहरा ही देख रहा था। वहाँ बस ईपो आता है और आगे तुरंत कहते हैं, विभूषण चलो चलते हैं, मैंने घर का सारा सामान ले लिया है। वो ऐसा कहकर विभूषण को लेकर जाने लगता है। ईपो तो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं जिनसुआन कहता है, क्या ये विंग नहीं था? नियो से जवाब देता है कि विंग ही था, पर उसने तो ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी और उस पर्सन ने भी तो उसे शायद विभूषण बुलाया। ये सुनकर नियो से कहता है, शायद उसका एक्सीडेंट हो गया होगा और उसकी याददाश्त चली गई। जिनसुआन कहता है, कुछ भी। नियो से साय करता हुआ कहता है, मुझे नहीं पता वो विंग था कि नहीं, पर मुझे तो वो विंग ही लग रहा था। ये सुनने के बाद जिनसुआन कहता है, हो सकता है हमें गलतफहमी हो गई, वैसे भी हम उसे इतना ज़्यादा मिस तो कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईपो विभूषण पर गुस्सा कर रहा था। तुम जिन्हें जानते नहीं हो उनसे बात करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? इस पर विभूषण जवाब देता है, मैंने उनसे बात नहीं की, वो खुद मेरे पास आए और अपनी चप्पा चप्पा शुरू कर दिया। वैसे उनकी बातों से लग रहा था वो विंग को जानते हैं, वो शायद उसके फ्रेंड्स हैं। क्या तुम उन्हें नहीं जानते? ये सुनकर ईपो कहता है, बिल्कुल भी नहीं, पर वो तुम्हारी वाइफ के फ्रेंड्स हैं, तुम उन्हें कैसे नहीं जानते? वैसे वो लोग कह रहे थे विंग के फादर उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। तब ईपो कहता है, तुम्हारे इससे कोई भी लेना देना नहीं है, अब प्लीज तुम कार में बैठो। वो तो उसे कार में की सीट में बैठा देता है। पर विभूषण के सवाल तो अब खत्म ही नहीं हो रहे थे। उसे तो अब को सब कुछ जानना ही था। वो तो ईपो से इंक्वायरी करना शुरू कर देता है, जहाँ ईपो तो उसका सही से जवाब नहीं दे रहा था। वो इधर उधर की बातें करके उसने विभूषण को बहला दिया। फिर वो आगे वो दोनों घर आ चुके थे। सुयांग जो किचन में सॉन्ग लैन के साथ था, वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। और वो जब ईपो और विंग को देखता है तो वो आकर कहता है, वो तुम दोनों आज फिर से डेट पर गए थे, क्या बात है? ईपो तुम तो आज विंग को कुछ ज्यादा ही घुमाने लगे हो। ईपो उसे गुस्से से देखता हुआ अपने दांत पिसने लगता है। वहीं सुयांग एक स्मार्ट लिए अब विंग से कहता है, सो लिटिल बनी कैसी रही तुम्हारी डेट, तुम्हें मजा आया? ये सुनकर विभूषण कहता है, तुम मुझसे पूछ रहे हो? इस पर सुयांग हामी से हिलाता है। तो विभूषण कहता है, हाँ, ये कोई डेट नहीं थी, हम तो वो मॉम नहीं वो डॉक्टर से मिलने गए थे। ये सुनने के बाद सुयांग कहता है, डॉक्टर से? कहीं तो ऐसा तो नहीं है तुम अपनी प्रेगनेंसी चेकअप कराने के लिए गए थे? ईपो तुमने हमें बताया नहीं? विभूषण जोर से चिल्लाता है, नहीं। और वो उसे बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा था। वहीं ईपो भी अब गुस्से से चिल्लाता है और सुयांग से कहता है, बकवास बंद करो,
तब सोया कहता है इसमें क्या बकवास है, ये नॉर्मल है। ईपो कहता है सॉन्गलिन प्लीज इसे लेकर इसके कमरे में बंद कर दो, ये मुझे इरिटेट कर रहा है। सोया कहता है हाँ तुम्हें तो मेरी बातें इरिटेटिंग ही लगती है। फिर वो अपना थोड़ा मुंह बिगाड़ता हुआ काउच पर चुपचाप बैठ चुका था। ईपो कहता है सॉन्गलिन तुम यहाँ कैसे आए। सॉन्गलिन जवाब देता है ये इम्पोर्टेंट है, और फिर एक नजर विंग की तरफ देखते हुए कहता है ये विंग के फादर के बारे में है। ईपो नोट करता है और सॉन्गलिन से बातें करने के लिए वो थोड़ा साइड में चल जाता है, और वो थोड़ा अकेले में प्राइवेसी में बात कर रहे होते हैं थोड़ा। अब विवो सान को तो वैसे भी खलबली मची हुई थी विंग के फादर के बारे में जानने के लिए, तो उनके पीछे आ जाते हैं और चुपके से उनकी बातें सुनने की कोशिश करते हैं। सुयांग उसकी ऐसी हरकतें देखकर उसे खींचता हुआ अपने साथ ले आता है, तो विवो सान को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाता है क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। सुयांग कहता है अरे क्या हो गया, अब क्या तुम्हें ईपो से एक पल के लिए भी दूरी बर्दाश्त नहीं होती। विवो सान कहता है बकवास। सुयांग स्माइल करता है और फिर कहता है मुझे पता है तुम उनकी बातें सुनना चाहते हो और अपने फादर के बारे में जानना चाहते हो, है ना। विवो सान पहले उसे घूरता है, फिर वो अपना सर हाँ में हिला देता है। सुयांग कहता है तुम्हें अपने डैड की इतनी ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। वैसे मैंने तुम्हें ऑनलाइन गेम खेलते हुए देखा है, क्यों ना तुम मेरे साथ एक मैच करो। विवो सान इसके लिए तो मान जाता है और वो दोनों गेम खेलने लगते हैं। सुयांग कहता है तुम तो गेमिंग में काफ़ी अच्छे हो, तुम तो एक प्रोफेशनल प्लेयर के जैसे खेल रहे हो। अपनी तारीफ सुन विवो सान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सुयांग से कहता है हाँ तुम भी अच्छा खेल रहे हो। वैसे तुम्हें क्या लगता है वो दोनों विंग के फादर के बारे में क्या बातें कर रहे हैं, कोई सीरियस मैटर है क्या। ये सुनकर सुयांग कहता है मैटर तो सीरियस है। ये सुनकर विवो सान अब गेम खेलना बंद कर देता है और सुयांग को देखते हुए कहता है कैसा सीरियस मैटर, क्या वो बीमार है। वैसे जब हम बाहर गए थे तब मुझे विंग के फ्रेंड मिले थे और उन्होंने बताया विंग के फादर काफ़ी ज़्यादा उसके लिए परेशान है, पर विंग के फादर उसके परेशान क्यों है। मैंने ईपो से विंग के फादर के बारे में पूछा, उनके फ्रेंड्स के बारे में पूछा, तो वो मुझे कुछ भी ठीक से नहीं बता रहा था। सुयांग चिल्लाता है विंग तुम कहाँ की बात लेकर आ गए, देखो हम हार चुके हैं। अब विवो सान कहता है अरे तुम मेरे सवालों के जवाब दो। सुयांग कहता है तुम्हारा डैड क्यों ना तुम्हारे लिए परेशान हो, तुम्हारा किडनैप हुआ था और तुम इस तरह से बातें कर रहे हो जैसे कि तुम सब कुछ भूल चुके हो, क्या तुम्हारी याददाश्त चली गई है। वेट, तुम्हारी सच में याददाश्त चली गई है, इसलिए तुम ईपो इतना बेखबर होकर तुम्हें घुमा रहा है। और वो उठकर ईपो को आवाज़ लगाता हुआ उसकी तरफ जाने लगा उससे पूछने के लिए विंग को आखिर क्या हुआ है। विवो सान उसे पकड़कर फिर से काउच पर बैठाते हुए कहता है मुझे जवाब दो, आखिर तुम्हारी किडनैपिंग का क्या मतलब है। सुयांग तो उठने की कोशिश कर रहा था, पर विंग ने अपनी एक फिंगर सुयांग की फोरहेड के बीच में रखी थी और उसका प्रेशर इतना था कि सुयांग अपनी सीट से भी नहीं उठ पा रहा था। उस बेचारे को ये समझ भी नहीं आता वो इतना उठने की कोशिश कर रहा है, आखिर वो उठ क्यों नहीं पा रहा है। तभी विवो सान कहता है मुझे जवाब चाहिए। ये सुन सुयांग कहता है कैसा क्या। वो तो पूरा घबरा ही गया था क्योंकि विवो सान जब अपनी पर आता है तो वो किसी डेविल से कम नहीं है, और डेविल का ऑरा वो डेंजर ही होता है। सुयांग बहुत बुरी तरह से घबराया हुआ था। विवो सान कहता है चलो मान लो मेरी याददाश्त चली गई है, तो तुम मुझे मेरे बारे में बताओ, वो भी सच सच। और तुम्हारी किडनैप का कहने का क्या मतलब है, ये वर्ड मुझे बहुत खटक रहा है। सुयांग कहता है जाने दो ना, गलती से जुबान से निकल गया, और वो नर्वसली स्माइल करने लगा। वहीं विवो सान का फेस था काफ़ी सख्त था, वो बहुत सीरियस फेस के साथ उसकी तरफ देख रहा था। सुयांग साइड करता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हें सच बताता हूँ, तो सच ये है ईपो ने तुम्हें उठाया था, मतलब कि किडनैप किया था। तुम समझ रहे हो ना, तुम्हारा किडनैप हुआ था तो इसलिए तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए परेशान है, पर ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। हमने उन्हें इन्फॉर्म किया है उनका बेटा अभी बिल्कुल सेफ है और इसलिए वो इतने शांत हैं और अच्छे से रह रहे हैं, तो तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। विवो सान की तो भाव ही चढ़ जाती है और वो कहता है इसका मतलब ईपो ने विंग का किडनैप किया, फिर उससे मैरिज भी कर ली। ये सुनकर सुयांग तुरंत कहता है अरे नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है, तुम्हारी और उसकी कभी मैरिज ही नहीं हुई है। हाँ वो अलग बात है, ईपो सीरियसली तुम्हें अपनी वाइफ ही मांगता है, और जब तक तुम्हारी मैरिज सर्टिफिकेट नहीं आ जाती तब तक तुम अनमैरिड हो। विवो सान के फेस में एक फेक से स्माइल आती है और वो ईपो की तरफ देखता है जो उसके सामने था, और उसने सुयांग की बकवास भी सुन ली थी।
और वो मन में सुयंग को गालियाँ दे रहा था, गधा कहीं का, इसे अपना मुंह बंद रखना नहीं आता। विभूषण इबू से कहता है, तुम तो बड़ी घटिया अल्फा निकले, तुमने एक ओमेगा का किडनैप किया है, तुम जैसे अल्फा की वजह से कोई ओमेगा सेफ नहीं रह सकता। और विभूषण तो उसे लेक्चर्स देना शुरू कर देता है, जो उसे सुनाता है। वो अपनी पूरी खुल्लस उस पर निकाल रहा था और उससे कह रहा था, तुम आखिर ऐसा कर कैसे सकते हो, उसके डैड उसके लिए कितना ज़्यादा परेशान होंगे, मुझे लगा नहीं था तुम इतने घटिया निकलोगे, तुम ऐसा काम कैसे कर सकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, बेशरम, तुम अल्फा में कोई शर्म नाम की चीज़ें नहीं है। वो जो शुरू हुआ था वो ख़त्म लेने का नाम ही नहीं ले रहा था। और ईपो अब इन सब से इरिटेट हो चुका था और उसकी तो पूरी सटक जाती है और वो कहता है, तुम आखिर ये सब कहने वाले होते कौन हो, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इस बात से तो विभूषण चिढ़ चुका था और बहुत ही एंग्री होकर कहता है, एक तो तुमने गलत काम किया और तुम मुझे कह रहे हो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, आखिर मैं इस पर बात क्यों नहीं कर सकता। वो चिल्लाता है, शट अप, तुम्हें मुझे कुछ बोलने का कोई हक नहीं है और तुम मेरे बारे में जानते क्या हो। आई नो, मैंने उसका किडनैप किया था और इसे जबरदस्ती भी की थी, मैं मानता हूँ, पर मैंने उससे प्यार भी किया है। बस इससे तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, तुम बस एक घोस्ट हो जिसने मेरी विंग की बॉडी पर कब्जा कर रखा है और मुझे तुमसे जल्दी ही छुटकारा मिल ही जाएगा। सुयंग और सॉन्गलेन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था इन दोनों का क्या चल रहा है, क्योंकि ईपो ने उन्हें कुछ बताया नहीं था। वहीं ईपो की ये बात सुनकर तो विभूषण का मुंह बन गया था और वो कहता है, तुम्हारा प्यार, क्या तुम्हारा प्यार बस मायने रखता है, क्या एक ओमेगा की फीलिंग मायने नहीं रखती, तुम उसे ऐसे कैसे उठा सकते हो, ये तो गलत है। तभी ईपो कहता है, जैसे कि तुम ओमेगा किसी की फीलिंग को समझते हो, अगर उसने मुझे पहले डम नहीं किया होता तो एक टेपिंग की नौबत आती ही नहीं, क्योंकि मैं आखिर इन सब चीज़ों के लिए तुम जैसे घोस्ट क्यों बहस कर रहा हूँ। विभूषण को ये उसको घोस्ट बोलना वो अच्छा नहीं लगता और वो कहता है, मैं कोई घोस्ट नहीं हूँ, मैं विभूषण हूँ। तभी ईपो तुरंत कहता है, और मुझे इसी बात से दिक्कत है, आखिर तुम विंग क्यों नहीं हो। फिर एक साय के साथ, अब चलो तुम जाओ अपने रूम में, मैं ऑलरेडी परेशान हूँ, तुम और मेरा दिमाग खराब मत करो। विभूषण गुस्से से अपना मुंह फेरता है और वहाँ से पैर पटक कर अपने रूम की तरफ चला जाता है। वहीं ईपो काउच पर साया करके बैठ जाता है और अपने सर पर हाथ रखता है और वो विंग के बारे में सोच रहा था और यहाँ से छोटा सा फ्लैशबैक रहते हैं। ईपो और विंग का क्या मैटर है, ईपो को कब विंग से प्यार हुआ, अब इसके बारे में जानते हैं। विंग उस समय बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट था और वो अपने दोस्तों के साथ बस ऐसे चल रहा था, आपस में हंसते हुए बातें करते हुए और जा रहे थे। इतने में एक हुडी पहने वाला पर्सन भागते हुए विंग से टकराता है और इस वजह से विंग गिर जाता है और उसके पैर में चोट भी लग जाती है। विंग तो रोने ही लगता है, उसकी आंखों से तो मोटे मोटे आंसू बहने लगे थे। विंग के दोस्त उस पर्सन पर चिल्लाते हैं और फिर विंग को संभालते हैं। वो पर्सन भी रुक चुका था और विंग की तरफ देखता था। वो पर्सन और कोई नहीं, ईपो था। विंग का प्यारा सा बेबी फेस, ऊपर से उसके मोटे मोटे आंसू। अगर आप किसी चाइल्ड को रोते हुए देखोगे तो आपको मन उसे चुप कराने को करेगा, आप उसे रोते तो नहीं छोड़ सकते। ईपो को भी ना उसे कंसर्न कराने का मन था, पर वो क्या करता है, वो उससे बस माफ़ी मांगता है, आई एम सॉरी, और बस वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। विंग कहता है, गाइस मैं ठीक हूँ। विंग के सारे दोस्त ईपो पर गुस्सा कर रहे थे, पता नहीं कौन है, इस तरह से कौन भागता है, वो बस ईपो को कोस रहे थे। अब उन्होंने ईपो का फेस नहीं देखा था क्योंकि ईपो ने पूरी हुडी पहन ली थी, फेस में मास्क पहन रखा था, तो उन्हें उससे फेस नहीं देखा था। और ये पहली बार था जब ईपो ने विंग को देखा था। और फिर ऐसे ही कोइंसिडेंस से वो सुयंग के साथ जिस कैफ़े में बस ऐसे कॉफ़ी पीने के लिए गए थे, उसी में विंग भी वो कैफ़े में काम करता था और उनका ऑर्डर लेने के लिए विंग ही आता है। ईपो उसे इस तरह से वेटर की ड्रेस में देखकर उसकी तरफ देखते ही रह जाता है। वो इतना क्यूट अडोरेबल लग रहा था और वो उसे पहचान चुका था, ये तो वही है जिससे वो पहले टकराया था जब उसने, और ये दूसरी बार था जब उसने विंग को देखा। और उसके बाद से तो वो इस कैफे का डेली का कस्टमर बन चुका। वो तो बस विंग को देखने के लिए उस कैफे में डेली आया जा करता था। वो हमेशा अपने वर्क से समय निकाल कर यहाँ कैफे में आ जाया करता था। अब कैफे के वर्कर भी ईपो को पहचानने लगे थे और उस पर फिदा भी थे। अब ईपो था ही इतना गुड लुकिंग, डैशिंग, और उसने अपने बालों को हाईलाइट करवाया था।
वो दिखने में काफ़ी कूल लगता था। बीटा और मेगा उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते थे, पर जिस पर ईवो फिदा था वो उसे कोई खास भाव नहीं देता था। विंग तो बस अपने काम से काम रखता था, बाकियों की तरह वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं करता था। ईवो उससे बात करना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी। उसे समझ ही नहीं आता था वो कैसे उसे अप्रोच करे, किस तरह से उसे इम्प्रेस करे। विंग ने भी अब ईवो को नोटिस कर लिया था। वो हमेशा उसकी तरफ देखता है, पर इससे विंग को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी वो काफ़ी शांत था, उसे कोई लेना देना नहीं था किसी चीज़ से। कैफे में अगर उसका कोई फ्री टाइम होता तो बस रैंडम ही वो बुक निकाल कर पढ़ना शुरू कर देता था। और उसकी देखा देखी ईपो ने भी शुरू कर दी। और एक दिन ऐसे ही ईपो बस ऐसे रैंडमली बुक निकाल कर वो वैसे बैठा हुआ था। उसकी आंखें तो बस बुक पर थी, लेकिन पर उसका पूरा फोकस विंग पर था। वो क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, उसने उसका पूरा ध्यान रखा था। विंग बस ऐसे खाली बैठा हुआ था, क्योंकि अब कैफे में ज़्यादा कस्टमर नहीं थे। बस उसकी नज़र ईपो पर चली जाती है, और ईपो जिस बुक को खोलकर बैठा हुआ था उस बुक में विंग काफ़ी इंटरेस्टेड था। और ये बुक लिमिटेड है और उसे वो बाई करना चाहता था, पर वो नहीं कर पाया था। तो बस उसने रैंडमली ईपो से बात करने की कोशिश की, और सामने से आपका क्रश आपसे बात करे तो वही खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ईपो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो दोनों थोड़ी देर उस बुक से रिलेटेड बातें कर रहे थे, उसके ऑथर के बारे में। इसके बाद से तो वो अक्सर एक दूसरे से बातें किया करते थे। उनकी जल्दी फ्रेंडशिप हो गई। उन दोनों ने एक दूसरे का कांटेक्ट एक्सचेंज किया, और उसके बाद से तो कॉल पर उनकी बातें शुरू हो गई। अब आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।